ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। कि बुलंदियों से अगर हो कभी गुजर तेरा, बुलंदियों से अगर हो कभी गुजर तेरा, तो पस्तियों का तसव्वुर भी जहन में रखना। बुलंद हो के नदामत से जिसका सर खम हो, दरख्त ऐसा कोई अपने चमन में रखना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कार्याध्यक्ष मोहतरम इंतखाब फराज साहब, सभी अहले भाषी कलम और अदब नवाज हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन न सिर्फ शहर पूना, न सिर्फ सूबे महाराष्ट्र, बल्कि भारत की लिसानी और तहजीबी तारीख़ के एतबार से बहुत अहम तरीन दिन है, जिस दिन मुल्क के कई सूबों से अलग अलग ज़बानों में लिखने वाले अदीब एक छत के नीचे जमा हुए। अलग अलग ज़बानों के इन फूलों को एक धागे में पिरोने का काम इतना आसान नहीं, लेकिन मुंतज़मीन जो है एक पैशन और मिशन के तहत उन लोगों ने ये बेड़ा उठाया है और आज ये चीज़ पाए तकमील तक पहुंच चुकी है। इसलिए मैं मुंतज़मीन की नज़र एक शेर करता चलूँ। जमील मज़हरी ने कहा है, जलाने वाले जलाते ही है चिराग आखिर, जलाने वाले, जैसे जलाया आपने चिराग, जलाने वाले जलाते ही है चिराग आखिर। ये क्या कहा कि हवा तेज़ है ज़माने की, ये क्या कहा कि हवा तेज़ है ज़माने की। राहत इंदौरी साहब का शेर भी यहाँ पर काबिल गौर है। ना हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, ना हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। हमारा कांटा हम नहीं निकालेंगे तो कौन करेगा, हमारा मसला हम नहीं सॉल्व करेंगे तो कौन करेगा, हमारे प्रॉब्लम्स पर हम नहीं गौर करेंगे तो और कौन करेगा। तुकाराम महाराज कहते हैं, जो दूसऱ्या वरी विसंबला त्याचा कार्यभाग साधला। कब तक हम दूसरों की तरफ देखते रहेंगे, कब तक हम हुकूमत की तरफ देखते रहेंगे। आज ज़रूरत है कि हमको इंसान अपने आप को पहचान, मैं कहता हूँ कि मुसलमान अपने आप को पहचान। मुसलमान जो है, हमारे बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमको वो प्रॉब्लम्स की तरफ देखने की एक दृष्टि चाहिए, एनालिसिस चाहिए। थिंकिंग स्किल के तहत हमको हमारे प्रॉब्लम्स का खुद जायज़ा लेना चाहिए। हमने खुद डेवलप करेंगे, हम सुधरेंगे, जग बदलेगा। हम खुद डेवलप करेंगे, हमारी भाषा डेवलप करेंगे, हम जिस इलाके में रहते हैं उस भाषा में हम योगदान देंगे, तब जाकर कहीं हमारी अपनी एक आइडेंटिटी बनेंगी। हम कहेंगे कि हम चार दीवारी में रहकर अपनी आइडेंटिटी प्रस्थापित करें और जो हमारी ख्वाहिशात है, जो हमारे प्रॉब्लम है, वो कोई आकर सॉल्व करेगा, तो वो मुमकिन नहीं। जैसे कि आमतौर से कहा जाता है कि भाई बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ नहीं पिलाती, तो हमको तो हमारे प्रॉब्लम्स जो है उसको पहले गौर करके वो सबके सामने, दुनिया के सामने पेश करना चाहिए और अपने लेवल पर जितना मुमकिन हो सके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। तो मैं इनको सब मुबारकबाद देता हूँ और आपने इस नाचीज़ को जो भी एजाज़ बख्शा उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के लिए। और ये तो कैसा है कि बस यानी बहुत मैं हिचकिचा रहा था, मैं नहीं कहा, बहरहाल उन लोगों ने मुझे एजाज़ दिया, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अब देखिए, जो भी कुछ मैं अपने तारुफ के अंदर मैंने कहा हूँ, न पारसा न मैं वाइज़ ना ही ख़तीब हूँ मैं, न पारसा न मैं वाइज़ ना ही ख़तीब हूँ मैं, अपने दिल से खुद अपने आप से मुखातिब हूँ मैं, और जो उसके ज़ौक़ व तजस्सुस से उसके हाथ आए वही तमाम सुना दे, वो एक गरीब हूँ मैं। मेरा बस ये है कि जितना भी समझने की कोशिश करना और अपने तौर पर समझाने की कोशिश करना। तो इस एतबार से मैंने ये भी एक है कि मेरा भी एक शेर है कि बुलंदियों से अगर हो कभी गुज़र तेरा, बुलंदियों से अगर हो कभी गुज़र तेरा, तो पस्तियों का तसव्वुर भी जहन में रखना। बुलंद हो के नदामत से जिसका सर खम हो, दरख्त ऐसा कोई अपने चमन में रखना। ये मेरे अपने तौर पर सोच है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैंने अपने तौर पर, देखिए, मैं, आप घबरा जाएंगे कि एक शायर, वो भी 7 ज़बानों का शायर, कभी शुरू हुआ तो रुकेगा नहीं, वैसी कोई बात नहीं। मैं थोड़ी देर बाद रुकने वाला हूँ, क्योंकि वरना लोग उनको कहेंगे कि किसको लाके बढ़ाया, वो उसको शायरी आती थी कि नहीं आती थी। हमको मालूम नहीं, खींचतान के मुसलमान बनाने का काम किए होंगे इन्होंने, इन पर बड़ा अपना है, इसलिए मैं अपने तौर पर प्रूव कर रहा हूँ पेश। एनीवे, मजाक की बात है। एनीवे, तो मैंने अपने तौर पर भी वो एक
इसकी गज़ल है ये। बन के आया हूँ मैं मेहमान चला जाऊंगा, मैं मिटा कर मेरी पहचान चला जाऊंगा, बन के आया हूँ मैं मेहमान चला जाऊंगा। अब बहुभाषी सम्मेलन है, इसलिए मैं कुछ सैंपल मराठी में जो मैंने अपने बारे में तासुरात, मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ नहीं हूँ, तो आपके बारे में कहूँ असामी तसामी जसामी तसामी, मला ज्ञात नहीं कि आहे कसामी। ये बस अपने तौर पर मैं हम इज़हार ख्याल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी यूँ कभी तू समझ, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ तो दूसरे क्या समझेंगे। एनीवे, मराठी में भी एक बार मैंने ऐसे ही मतलब जो है जो तसव्वुर है, प्राणोत्क्रमण होता, प्राणोत्क्रमण होता आकाशी उड़त होतो, नक्राश्रू मगरमच्छ के आंसू, नक्राश्रू ढाळणाऱ्यांचे सोंग बघत होतो, मरणोपरांत त्यांनी स्तुती सुमने उधळली पण होतो जिवंत तेव्हा डोळ्यात सलत होतो। तो आज मुसलमानों की भी कंडीशन है, मुसलमानों की भी कंडीशन है। जब हम चले जाएंगे तब उनको मालूम पड़ेगा कि आज तुम हो तो आज हमारी वजह से तुम, हमसे आज़ादी मिली, आज हमारा मुसलमानों का रोल निकाल दो, पूरे इतिहास में जो उन्होंने दिया है निकाल दो, तो मुमकिन नहीं था कि आज़ादी मिलती। महात्मा गांधी को भी पता था कि जब तक हम मुसलमानों को तहरीक आज़ादी में शामिल नहीं करेंगे हमको आज़ादी नहीं मिल सकती। इंटीग्रेटेड अप्रोच की वजह से आज़ादी मिली, और बाद में डिवाइड एंड रूल करके किस तरह हमारे अंदर निफाक फैला गया वो पूरी तारीख है गवाह, और मैं भी अपने तौर पर उसके ऊपर कुछ रोशनी डाला हूँ। ये पहला मतलब ये बहुभाषी साहित्य सम्मेलन है, तो इस एतबार से मुस्लिमों का बहुभाषी साहित्य समृद्धि विकास के अंदर मुसलमानों का योगदान रहा है। हर स्टेट के अंदर अलग अलग भाषा है, और हर स्टेट के मुस्लिम जो है उस स्टेट की भाषा बोलता है, उसमें लिखता है, उसमें अभिव्यक्त होता है। तो उस एतबार से भी मैं वो मतलब इशारा करूँगा अपने इस पेपर के अंदर और इस भाषण के अंदर। और अपने तौर पर मैंने जो 7 भाषाओं में मैंने किस तरह मतलब शायरी करना शुरू किया, वो उसकी जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बना दूं। तो मेरा जो भी बचपन का बैकग्राउंड था, वालिदैन जो मराठी मीडियम से सीखा मैं, लेकिन वालिदैन जो थे, वालिदा मोहतरमा बज़ाते खुद शायर थी, मेरी बहन शायर, मेरे वालिद साहब को भी शायरी में बहुत दिलचस्पी थी। और उस वक्त तो हमारे यहाँ पास जो माहौल था, तो वहाँ पर जो अकरम दौलवी साहब, अरशद अनमोल साहब, बदियुद्दीन औज साहब, ये लोग मतलब वो मतलब चर्चा करते थे। मैं छोटा था और भाई देखो शायद इकबाल ये कहना चाहते हैं, शायद गालिब ये कहना चाहते हैं। तो ये कुछ इनडायरेक्टली जो देहात मतलब सिंदखेड़ा तालुका प्लेस का गाँव है, लेकिन वहाँ पर इसका थोड़ा एकेडमिक लिटरेरी मुझे एटमॉस्फेयर मिला, शायद उसका कुछ वो होगा। फिर बाद में मेरे जो है कुछ टीचर्स भी जो है मुझे अच्छे से मिले, उस हिसाब से शायद ये मतलब वो रहा। तो उस पे से वो मतलब इसका असर हुआ। तो मुझे कॉलेज लाइफ में पहला शायरी का दौरा पड़ा, तो उस वक्त मैंने, मुझको तो इन बहारों ने दीवाना कर दिया, हाँ इन्हीं फिजाओं ने दीवाना कर दिया, रंगीन है नज़ारे हर एक रंग के हैं फूल, हाँ इन्हीं नज़ारों ने दीवाना कर दिया, शहनाइयों की ताल पर चलती है ये हवा और दे रहे हैं साथ ये बहते हुए झरने, जैसे ही सुनी मैंने ये कुदरती झनकार दिल नाच उठा मेरा, पैदा हुई आवाज़ बस एक दर एक गीत में गाता ही चला हूँ कि मंजिलों से आगे बढ़ता ही चला हूँ। ये मेरी पहली कविता थी। और फिर मैंने, बहुत बहुत शुक्रिया था, और उस बहाने फिर मैंने सोचा एक्सपेरिमेंट करने की सोचा, मतलब मैं मराठी मीडियम में सीखा हूँ, ये उर्दू मेरी मादरी ज़बान है, मादरी ज़बान में पहला दौरा पड़ गया, इट इज़ ओके। मैंने सोचा मराठी में कुछ लिखूँ, अहिरानी में कुछ करूँ, जिस नॉलेज से मेरा कांटेक्ट था, अंडरस्टैंडिंग थी और जो मतलब आया, तो फिर मैंने वो कंट्रीब्यूट करना चले गया। और उसी तरह मतलब मैंने उसको ये जो काव्य प्रतिभा है, उस काव्य प्रतिभा को मैंने एक मोल्ड के तौर पर ट्रीट किया, मोल्ड। और मोल्ड में जिस तरह मटेरियल डालते हैं, देखो पहला बहुत अच्छा एटम बनते हैं प्लास्टिक का, और जब वो कामयाब होता है फिर उसमें भेसड़ बासड़ शुरू होती है। मैंने भेसड़ नहीं किया, भाषाओं की किया सिर्फ और वो अलग अलग प्रोडक्ट निकलता है उस मोल्ड से। तो वैसा मैंने करते करते फिर 7 ज़बानों में, मराठी, हिंदी, अहिरानी, भोजपुरी, खानदेशी, उर्दू, अंग्रेज़ी, और वैसे मैंने वो जो है मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ये गीत जो है ब्रजभाषी में है। तो मैंने जब मेराज के वक्त जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, तो रब तड़पत नबी दर्शन को आज, मैंने अपने तौर पर वो भजन भी लिखा हूँ, जो क्या बिन कंपन भाड़ वाली धंधा है, कुछ बाल गए हैं वो पगड़ी से बच गए अभी। जो मराठी मीडियम में जो पढ़े हैं उस वक्त तो हमारे टाइम मतलब हमारे, देखो अपने जो 1857 से जो पनौती पीछे लगी अपने पीछे,
बाद में 47 के बाद जो फसादात हुए, अपनी पीढ़ी बाप दादाओं ने ये फेस करते रहे। हमारी जो पीढ़ी थी वो 47 के बाद की, 60s के बाद की थी, समझो। होश में ही तब तक तासुब बहुत कुछ फैल चुका था। शिवाजी महाराज अफजल खान का जो किस्सा था उसके बाद देखने का नज़रिया बदला। तो मैंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के एतबार से एक तज़मीन शुदा एक शेर लिखा हूँ कि जो हिंद के हैं मुस्लिम उनकी ये दास्तां है, पुरखों ने ख़ता की थी गफलत की गुटफेत की, पुरखों ने ख़ता की थी नस्लों ने सज़ा पाई। तो वो सज़ा हिकमत है अल्लाह ताला की, अल्लाह ने जो चाहा हुआ, जो नहीं चाहा नहीं हुआ। हमको शिकायत नहीं करना चाहिए उसकी मसलियत और उसके हिकमत। तो उसके लिए फिर मैंने इन शॉर्ट के सप्तभाषी, मैंने सप्तभाषा में लिखा हूँ सप्तभाषी राष्ट्रगीतम। वो कहते हैं ना तुमको देशभक्ति देश प्रेम, भक्ति तो हम सिर्फ अल्लाह ही करते हैं, लेकिन देश प्रेम अपनी जगह हुब्बुल वतनी मतलब जूज़ है अपना। तो उससे बाद से मैंने एक सप्तभाषी राष्ट्रगीतम भी लिखा हूँ। अब देखिए मैं थोड़ा, अब मैं अपने टेक्निकल पेपर को मैंने पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये बहुभाषी साहित्य सम्मेलन यानी हमारा मतलब जो है पहली मर्तबा होने जा रहा है, और इसके अंदर मैंने भाषा उसके बारे में जो है थोड़ा एक टेक्निकल मालूमात अपने तौर पर लेने की कोशिश किया हूँ। एफ हसन के मतानुसार भाषा विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं को समझने की कुंजी है जो मानव इतिहास बनाती है। इस्लाम की दुनिया भाषाई रूप से समृद्ध और विविध है। इस विविधता को कुरान और हदीस की परंपराओं से में मान्यता प्राप्त है। भाषाई विविधता के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में उलमा और सूफियों ने योगदान दिया है। अपितु बहुभाषा सीखने की परंपरा अब कई मुसलमान समुदायों में बाकी नहीं रही। इसे कैसे पुनर्जीवित करना जरूरी है ताकि विभिन्न जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पार्श्वभूमि के लोगों के बीच आपसी समझ और सम्मान की भावना वृद्धिंगत करने में मदद मिल सके। आज दुनिया के लगभग हर देश में मुस्लिम समाज मौजूद है और वो वहाँ की भाषा बोलता है। उस एतबार से मुस्लिम समाज दुनिया का सबसे बड़ा बहुभाषी समाज है। इस्लामी लिटरेचर भी दुनिया की सभी मशहूर ज़बानों में मौजूद है। असगर अली इंजीनियर साहब के मतानुसार बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी देशों में प्रजातांत्रिक राजनीति अक्सर धार्मिक, भाषाई, नस्लीय व जातिगत पहचानों पर आधारित होती है। अपने ज्ञात इतिहास में भारत हमेशा से बहुसांस्कृतिक व बहुधार्मिक देश रहा है। यहाँ कभी एक संस्कृति या एक धर्म का राज नहीं रहा। बाहर से आए आर्यो, हुनो, शको, मुगलों आदि ने भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक व भाषाई विविधता को और बहुरंगी बनाया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भी भारत की सांस्कृतिक विविधता को नए आयाम दिए। हर नए प्रवासी, हर नए आक्रमणकारी ने देश की संस्कृति को और समृद्ध किया। ऐसा नहीं है कि केवल बाहर से आए लोगों ने भारत की संस्कृति पर असर डाला। भारत की संस्कृति से वे प्रभावित भी हुए और उनकी पहचानों, प्रथाओं और परंपराओं पर भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा। म्यूचुअल इफेक्ट। हर मुस्लिम आक्रांता अपने साथ अपनी अलग संस्कृति लेकर आया। गौरी, गजनवी, खिलजी, तुगलक, लोधी आदि अलग अलग सांस्कृतिक, भाषाई और मुल्की पार्श्वभूमि से आए थे। वे सत्ता की खातिर एक दूसरे से लड़ते भिड़ते थे मुसलमान होने के बावजूद। इस तरह यह साफ है कि शुरुआती दौर से ही भारतीय मुसलमान एक सार नहीं थे। ना तो उनकी संस्कृति एक समान थी और न ही भाषा। यह दिलचस्प है कि तुर्की, अरबी व फारसी के साथ कुछ उत्तर भारतीय भाषाओं जैसे मैथिली, खड़ी बोली, पूर्वी, पंजाबी व संस्कृत जो सामान्य जनों की भाषा नहीं थी, वो केवल हिंदू धार्मिक विद्वानों तक सीमित थी। इन सब के सम्मिश्रण से एक नई भाषा उभरी जो उर्दू कहलाई। कुछ ही पीढ़ियों में उर्दू श्रेष्ठी वर्ग की प्रिय भाषा बन गई। आज उत्तर भारत में उर्दू मुसलमानों की पहचान का एक भाग और सांप्रदायिक राजनीति करने वालों के लिए एक मुद्दा बन गई है। उत्तर भारत में एक नई मिलीजुली संस्कृति उभरी जिसे गंगा जमुनी तहजीब का नाम दिया गया। असगर अली इंजीनियर साहब आगे लिखते हैं कि संस्कृति कभी स्थिर नहीं रहती। कोई भी संस्कृति हो कभी स्थिर नहीं रहती। उदाहरणार्थ, भारत पर मुस्लिम राजवंशों के साथ राज करना शुरू करने के बाद भारतीय संस्कृति में बदलाव आने लगे। मुगलों के आने के बाद संस्कृति का फारसीकरण हो गया। फारसी संस्थाओं, भाषा, व्यंजनों आदि को प्रमुखता मिलने लगी। इसी तरह ब्रिटिश शासन में शहरी श्रेष्ठी वर्ग ने अंग्रेजी भाषा के साथ साथ ब्रिटिश जीवन शैली भी अपना ली। ब्रिटिश शासन के साथ भारत के कई राजनीतिक और सामाजिक अवधारणाएं, आधुनिक सोच व नई वैज्ञानिक तकनीकें भी आई, परंतु भारत के आम जनों के लिए यह काबिल गौर है। परंतु भारत के आम जनों के लिए ब्रिटिश शासन मुगलों के शासन की तुलना में कहीं अधिक दुखदायी था। मुगल राजवंश भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए थे। उन्होंने हिंदू सामंती व श्रेष्ठी वर्ग से संबंध प्रस्थापित कर लिए थे। उन्हें बाहरी नहीं समझा जाता था। वे भारतीय संस्कृति व समाज का हिस्सा बन गए थे। ब्रिटिश शासकों ने ऐसा नहीं किया। वे स्वयं को भारतीयों की अपेक्षा गोरे होने के कारण अधिक सभ्य
वो संस्कृत मानते थे और आम भारतीयों से दूरी बनाए रखते थे। भारतीय भी अंग्रेजों को विदेशी मानते थे और उनके शासन को गुलामी, अंग्रेजों के खिलाफ चले राजनैतिक संघर्ष को गुलामी से मुक्ति का संघर्ष ही माना जाता था। यह मुस्लिम शासन व ब्रिटिश शासन के बीच मूल महत्वपूर्ण अंतर था, जो असगर अली इंजीनियर साहब ने अपने रिसर्च से साबित किया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कई मुस्लिम सूफी संतों ने भाषिक विकास में योगदान दिया है। इसका ज्वलंत उदाहरण अमीर खुसरो है, जो किसी विशेष धर्म संस्कृति से संबंधित न होकर हिंदुस्तान की साझी संस्कृति, साझी विरासत के प्रतीक है। वर्तमान समय में जबकि धार्मिक वैमनस्य चरम सीमा पर है तथा अपनी अपनी धर्म संस्कृति को लेकर छोटे छोटे प्रसंगों में तनाव एवं अराजकता की परिस्थिति बन जाती है, वहां उनके जीवन चरित्र एवं साहित्य से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। गंगा जमुनी तहजीब हिंदुस्तान की परंपरा एवं पहचान है और अमीर खुसरो इस गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक है। अमीर खुसरो बहुभाषिक थे। उनका फारसी, तुर्की और अरबी भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। खड़ी बोली के आदि प्रयोगकर्ता के रूप में उनकी ख्याति है। उन्होंने घोषणा की कि वे ऐसे भारतीय तुर्क हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है। अपने दीवान गुर्रतुल कमाल में उन्होंने कहा है, जिसका मतलब मैं चुमन तूतिये हिंदम अर रास्तपूसी जेमन हिंदुई पुरुष ता नग्ज गोयम, अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे कि मैं तुमको अनुपम बातें बता सकूं। अबू रेहान अल बैरूनी, जिनका असली नाम मोहम्मद बिन अहमद रवीवा था, वो सुप्रसिद्ध इतिहासकार होने के साथ साथ गणित, दर्शन आदि का भी ज्ञान रखते थे। वो कई भाषाओं को अच्छी प्रकार से जानते थे, जैसे यूनानी, अरबी, फारसी और संस्कृत। वो महमूद गजनवी के साथ भारत आए। यहाँ रहकर उन्होंने संस्कृत धार्मिक पुस्तकों एवं दर्शन के साथ साथ पुराणों एवं भगवत गीता का भी अध्ययन किया। उन्होंने जिस पुस्तक में भारतीय सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के साथ साथ दर्शन और विज्ञान का भी वर्णन किया है, उस पुस्तक का नाम तहकीकात हिंद है। उनकी ये पुस्तक तत्कालीन इतिहास को जानने का प्रमुख साधन है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया। इस तरह उन्होंने भारतीय साहित्य एवं दर्शन का मध्य एशिया में प्रचार करने में मदद की। उस वक्त प्रचार और प्रसार के संसाधन नहीं थे। उस वक्त ट्रांसलेशन के जरिए ही एक संस्कृति के साधन दूसरे संस्कृति तक पहुंचते थे, और इन्होंने इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज के जरिए उस वक्त की अरबी और फारसी भाषा के जरिए लोगों तक वो पहुंचाया। तो देखिए, डॉक्टर मोहम्मद वसीम खान ने बहुत ही बजा फरमाया है कि मुस्लिम शासकों को हमेशा भारतीय हिंदू संस्कृति का विरोधी माना जाता रहा है, लेकिन यह विचारधारा केवल उन लोगों की है जिन्होंने भारतीय इतिहास के पन्नों को कभी पलट कर नहीं देखा। इसमें उन लोगों की भी कोई गलती नहीं है जो ऐसी विचारधारा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने वो इतिहास पढ़ा जो प्रामाणिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर नहीं, बल्कि कहानियों, किंवदंतियों के आधार पर लिखा गया। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी कुछ गलत जानकारियां आज भी भारतीय इतिहास का हिस्सा बनी हुई है, जिनको जनता सही समझ लेती है। लेकिन जो लोग इतिहास के प्रति शोधात्मक दृष्टि रखते हैं, जैसे हमारे यहाँ बैठे हैं सब स्कॉलर भी है, रिसर्चर्स भी है, लेकिन जो लोग जो लोग इतिहास के प्रति शोधात्मक दृष्टि रखते हैं और उसके सही जानकार है, वो इतिहास में मौजूद किसी भी विवादित बयान को बिना प्रामाणिक एवं पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल साक्ष्यों के स्वीकार नहीं करते। वर्तमान समय में मुस्लिम शासकों को लेकर कुछ लोगों में ऐसी अवधारणा है कि मुस्लिम शासकों ने हिंदू देवी देवताओं और उनके स्थलों के प्रति हमेशा नफरत की भावना रखी। यह धारणा बिल्कुल गलत है। कुछ ऐसे मुस्लिम शासक थे जिन्होंने अपने शासनकाल में न सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को अपने सिक्कों पर स्थान दिया, बल्कि संस्कृत भाषा को भी उत्कीर्ण कराया। इससे पहले हिंदू देवी देवताओं का अंकन सिर्फ गुप्त राजवंश और कुषाणों के समय अधिक देखने को मिलता है। मुस्लिम शासकों ने भी अपनी विनिमय की मुद्राओं पर देवी लक्ष्मी, सरस्वती और शिव पार्वती के चित्रों को अंकन कराकर धार्मिक सहिष्णुता का बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत किया था। महमूद गजनवी, जिसको ये बहुत जो है ना, गजनवी को लेकर इतना गलतफहमी फैलाई जाती, ठीक है, जो हुआ वो अपनी जगह, लेकिन इसका जो दूसरा अंग है वो दिखाया नहीं जाता है कि महमूद गजनवी ने संस्कृत भाषा के सम्मान में एक सिक्का जारी किया था। महमूद गजनवी ने संस्कृत भाषा के सम्मान में एक सिक्का जारी किया था, जिसके एक तरफ अरबी कूफी वर्ण में कलिमा लिखा है, जबकि इसके दूसरी ओर देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में उसका अनुवाद अव्यक्त में का मोहम्मद अवतार
नृपति महामूदा उत्कीर्ण है। इसके द्वारा जारी सिक्के के बारे में विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि भारत के अधिकांश मुस्लिम शासकों के सिक्के केवल फारसी भाषा में हैं, लेकिन महमूद गजनवी का सिक्का एक समझौतावादी रवैये को दर्शाता है। महमूद गजनवी ने भारत के सोने के दीनार भी निकाले थे, लेकिन उसके सबसे महत्वपूर्ण चांदी के ये दिरहम है जो उसने 1028 ईस्वी में लाहौर के मोहम्मदपुर टकसाल में ढलवाए थे। मोहम्मद गौरी द्वारा जारी लक्ष्मी देवी के स्वर्ण सिक्के उसने बनाए थे। मोहम्मद गौरी ने भी अपना सर्वप्रथम स्वर्ण निर्मित सिक्का देवी लक्ष्मी को ही समर्पित किया था। इतिहासकारों के मुताबिक उसने हिंदू जनता के रिश्ता सुधारने के लिए धन धान्य की देवी लक्ष्मी का यह सिक्का जारी किया था। ये लोग कहते हैं कि ये लोग बिल्कुल जातीयवादी थे, इस्लाम का प्रचार करते थे। ऐसा नहीं है, उस वक्त तो हुकूमत करने के लिए आए थे और आम जनता की जो धारणा थी उस मुताबिक उन्होंने राज चलाया। डॉक्टर मोहम्मद वसीम खान ने इस फहरिस्त को बहुत आगे बढ़ाते हुए लिखा है कि हैदर अली के शिव पार्वती सिक्के, मैसूर के प्रतापी सुल्तान हैदर अली द्वारा प्रचलित सिक्कों में भी धार्मिक सद्भावना का अनोखा मेल देखने को मिलता है। इस प्रकार मुस्लिम शासकों द्वारा जारी किए गए ये सिक्के ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है एवं हमारी अनमोल विरासत है। लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रकार अधिकतर सिक्के आज विदेशी संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं। देखिए, दूसरे मशहूर सूफी फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को आम लोग बाबा शेख फरीद या बाबा फरीद के नाम से याद करते हैं। वो 12वीं सदी के चिश्ती सिलसिले के सूफी संत और प्रचारक थे। उनको पंजाबी बोली के अलावा पंजाबी बोली के आदि कवि के तौर पर जाना जाता है। उनकी रचना श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 4 शब्द और 112 श्लोक हैं। उनकी वाणी की ईश्वर मिलने की इच्छा, नम्रता, सादगी और मिठास उनको सब लोगों में आदर योग्य और हरमन प्यारा बनाती है। भारत एक ऐसा मुल्क है जहां एक ऐसी मुस्लिम फैमिली रहती है जिसकी कौटुंबिक भाषा संस्कृत है। दिल्ली के विश्वविद्यालय के दोस्त मेरे दोस्त है, वो संस्कृत के प्राध्यापक है। पीवी मारूम साहब, मतलब जो यानी मुस्लिम है लेकिन संस्कृत के प्राध्यापक है वो। उसी प्रकार पंडित सैयद हुसैन शास्त्री एक संस्कृत विद्वान है जो जीवन भर संस्कृत भाषा से प्यार करते रहे हैं। पंडित और शास्त्री को उनके विशाल ज्ञान के कारण लोगों ने उनके नाम के आगे क्रमशः उपसर्ग और प्रत्यय के तौर पर लगाया है। मैंने ये महसूस किया है कि मुसलमानों में ईमान की दौलत की अक्कासी शायरी और तख्लीकी सलाहियत की शक्ल में नुमाया होती है। इसी वजह से हमारी कौम में बेशुमार अदीब और शोरा पाए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी खातिर ख्वाह कदर नहीं की जाती और ना ही उनके लिए कोई बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाता है, इल्ला माशाअल्लाह। तो हमारे यहाँ 11 दिसंबर को जलगांव में हमारे फारूक शेख साहब जो मनियार बिरादरी के, उन्होंने जलगांव ज़िले के तमाम तर शोरा इकराम, मतलब जो सहाफ़ी इकराम, फोटोग्राफर्स, मीडिया पर्सन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबको एक जगह लाकर हर किसी को सर्टिफिकेट और एक मतलब गिफ्ट वगैरह देके उनका सम्मान किया था। तो इसी तरह अपने यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में अगर हुआ तो लिखने वाले एक जगह आ जाएंगे, क्योंकि उस शख्स पे तलवार भला कैसे उठाऊं, वो शख्स तो हाथों में कलम लेके खड़ा है। आज हमने कलम का साथ छोड़ दिया है, आज मीडिया हमारे साथ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे साथ है, उसको जितना मजबूत हम कर सकते हैं हमने करना चाहिए। वैसे ये जो है लोग मतलब यानी बेचारे जो है ना, एक मतलब जो शायरी बेचारे करते हैं ना, कितने खस्ता हाल रहते हैं। कोई भंगार का धंधा, तो कोई पंचर बना रहा, तो कोई रिक्शा चला रहा, तो कोई हमाली कर रहा है। तो लेकिन एक ने इसी बेचारे किसी एक वो दिल जले शायर ने कहा कि शायरी करना कोई हंसी खेल नहीं, ज़रा घर में जाके देख मेरी चुमनी में तेल नहीं। उनकी ऐसी कंडीशन रहती है, कुछ बेचारे की तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं रहता। तो अभी उनके ऊपर मतलब जो मुनव्वर राना ने ऐसे ही लोगों की तरफ मतलब एक इशारा किया उन्होंने, बच्चों की फीस उनकी किताबें कलम दवात, मेरी गरीब आंखों में स्कूल चुभ गया, मेरी गरीब आंखों में स्कूल चुभ गया। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दिस थिंग। जहाँ खाने पीने के लाले वहाँ पढ़ाएं कैसे। लेकिन अभी देखिए, मुझे हमारे साहब जो साथ में बैठे वाई के साहब, ये एक लेक्चर सुनने के लिए गए थे बारामती में। वहाँ पर एक लेक्चर का असर होना चाहिए। अपने क्या इकड़ून तिकड़े गेले वारे सुन लेते हैं, हजम रुकते नहीं, यहाँ पर रोकना चाहिए। वो उन्होंने कहा कि वहाँ पर मुझे लेक्चर में बताया जा रहा था कि मौलाना, वो उनके वैलिडेटरी फंक्शन था बच्ची का, तो उसमें जो प्रमुख वक्ता थे उन्होंने कहा की जर तुमच्याकडे मुले शिकणारे असतील आणि जर तुमच्याकडे पैसे नसतील तर तुम्ही तुमची जमीन विका, 2 घर असतील तर 1 विका। आणि त्यांनी तसं केलं। म्हणजे त्यांनी जे जमीन होती, काही गुंठे जमीन विकून त्या मुलीला त्यांनी MBBS डॉक्टर केलं। तो कहने का मतलब जो है, हमको ये यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो लईक अजीज ने कहा है, कलम उठाओ कि बच्चों की जिंदगी देखो,
कलम उठाऊं कि बच्चों की जिंदगी देखूं, पड़ा हुआ है दो राहे पे अब हुनर मेरा, पड़ा हुआ है दो राहे पे अब हुनर मेरा। मिर्जा गालिब और मुंशी प्रेमचंद जैसे लोगों ने देखी है कितनी एडवर्स हालात थी उनको, खून की उल्टियां हो रही है, कर्ज है और कितनी न जाने कितनी तकलीफें थी, लेकिन उन्होंने कलम का साथ नहीं छोड़ा, लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे। आज बादशाहों का नाम नहीं है, लेकिन गालिब और प्रेमचंद की कलम है, उनको जानने वाले उनको मानने वाले लोग हैं। भारत के हर सूबे में बसने वाले मुसलमान आमतौर पर उस सूबे की इलाकाई ज़बान से वाकिफ़ होते हैं और उन ज़बानों में तख्लीकात भी करते हैं। इसलिए मुस्लिम मराठी साहित्य सम्मेलन की तर्ज पर अलग अलग, ये आपके लिए कह रहा हूँ साहब, हाँ आपके गाइडेंस में ये हो सकता है, अलग अलग सूबों यानी स्टेट में ज़बानों में लिखने वाले शोरा इकराम, ये कदम उसी तरफ बढ़ाया गया है। अदीब और सहाफ़ी हजरात को इब्तिदान व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए एक जगह लाकर बाद में मुस्लिम कलमकारों को उस सूबे की ज़बानों में अदब नाम से इदारे रजिस्टर्ड किया जाए, जैसे मुस्लिम मराठी साहित्य सम्मेलन, गुजराती मुस्लिम गुजराती साहित्य सम्मेलन, मुस्लिम कन्नड़ साहित्य सम्मेलन। ऐसा करके, मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ और जब तक इदारे नहीं बनते तब तक तरक्की नहीं होती। ऐसा रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं और उनके ज़रिए फिर स्टेट लेवल का एक मराठी का होता है, उस तरह मतलब बहुभाषी, ऐसे जिस तरह ऐसा हुआ है वैसा वो कर सकते हैं। मुस्लिमों की अक्सरियत वाले हर उर्दू शहर, उर्दू घर तामीर होना चाहिए, जैसा जलगांव में वहाँ पर यहाँ पर जो है कोकण के अंदर कोकण कृषि विद्यापीठ में हमारा जब एक मतलब एनजीओस का, महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओस फोरम का सेमिनार में अटेंड करने गया 2018 में, तो वहाँ पर मालूम पड़ा कि जलगांव के उर्दू घर के लिए ग्रांट मंजूर है, लेकिन जलगांव वालों को पता नहीं था। फिर मैंने वहाँ से बात, अभी समझो वो चल रहा है, अभी कल जो मेहमान आए थे फरीद अहमद साहब, उन्होंने भी उस लाइन से महापौर को रिक्वेस्ट की है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने अपना हक मानना चाहिए। हम टैक्स पेयर से, हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, उसमें से हमारे इलाकों में वो पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा, और हमारी जो सांस्कृतिक ज़रूरियाँ है वो पूरा होना चाहिए। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज और स्टेट उर्दू एकेडमीज के अलावा बहुभाषा विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की भाषा नीति का विकास और उसे कार्यान्वित करने के लिए और भारतीय भाषाओं के विकास को समन्वित करने के लिए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य गौण, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी भाषाओं का प्रलेखीकरण व उनका संरक्षण करना है। भारतीय भाषा संस्थान 15 भारतीय भाषाओं में द्वितीय भाषा प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण देकर भाषाई सद्भाव को बढ़ावा देता है। हमको चाहिए कि ये गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी देखिए, मैं और शर्ट के अंदर बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषी साहित्य, बहुभाषिकता का अर्थ होता है अनेक भाषाओं का जानकार होना या किसी राष्ट्र अथवा समाज में विविध भाषाओं के प्रयुक्त होने की स्थिति। हिंदी सिनेमा का यह लोकप्रिय गीत तो हम सभी जानते हैं। देखिए, मजरूह सुल्तानपुरी, ये हमारे अदीब बैठे हैं, मजरूह सुल्तानपुरी सिर्फ फिल्मों में लिखते थे, तो उस वक्त इतना अच्छा लिखने वालों को भी मतलब वो लोग तनकीद का शिकार होते थे। देखिए, ये ज़बान मतलब एक कितना बड़े वजीम शायर इतने डायनामिक अंदाज में, जिन्होंने गम दिए मुस्तकिल, केएल सहगल का गीत लिखने वाला मजरूह सुल्तानपुरी। यही गीत भारत के बहुभाषिक परिदृश्य की झलक को स्पष्ट कर देता है। इसी प्रकार हमने दूरदर्शन पर एक अन्य गीत, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो कहने का मतलब इसमें भाषीय एकात्मता मतलब प्रतीत होती है। लेकिन जमीनी वास्तविकता यह है कि भाषा कोई भी हो, लेकिन कार्य और व्यवहार की भाषा अंग्रेजी होती है। और 1971 की भाषाई जनगणना के अनुसार, मैं बहुत सारे पॉइंट छोड़ रहा हूं, सिर्फ मेन पॉइंट ले रहा हूं। अब थोड़ा, सन 1971 की भाषाई जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 1652 मातृभाषाएं देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली समझी जाती है, जिनकी अपनी अपनी महत्ता, विशिष्ट भंडार, शब्द भंडार एवं साहित्य है। इसी प्रकार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाएं शामिल है। हैदराबाद ने यानी हैदराबादी जबान देखिए आप, है ना, नहीं बोलो तो सुनते नहीं, मतलब जो हैदराबादी जो ज़बान है, उसने हैदराबाद में बहुभाषी का बहुत अच्छा काम हुआ है। उसके कॉम्बिनेशन में एक दक्कनी करके वहाँ की ज़बान एक नई बनी है। मलेशिया में कोलालमपुर में, अभी देखिए बहुभाषा को लोग इतना लाइटली लेते हैं, लेकिन जो विचारवंत होते हैं, वैश्विकरण, भूमंडलीकरण, दुनिया एक हो रही है, तो वहाँ पर बहुभाषिकता का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अभी देखिए, मलेशिया के कोलालमपुर में शब्द परिवार की ओर से आयोजित 5 दिवसीय विश्व मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भारत के पूर्व सूचना निदेशक वो लेखक देवेंद्र भुजबल विचार प्रदर्शित किया कि वर्तमान में तेजी से बढ़ते वैश्वीकरण में बहुभाषिक होना जरूरी है। उनका कहना है कि भाषा से संवाद होता है और संवाद से भावनाएं समझ में आती है। आदमी भावनाओं से एक दूसरे से जुड़ता है, उसका साधन केवल भाषा है। लिहाजा तेजी से बढ़ रहे वैश्वीकरण में मराठी भाषा के गौरव के साथ या फिर अपनी उर्दू भाषा के गौरव के साथ
ही सभी को बहुभाषी होना जरूरी है। हमारे उर्दू के सिवा दूसरी तरफ कान देने को तैयार रहते नहीं। अब मराठी का हम देखिए, मैं अच्छा हुआ कि मैं उर्दू मीडियम से सीखा नहीं तो मैं भी वो झापड़ लगा के उर्दू की दुनिया में रहता था। अभी जो उर्दू के अंदर रहने से अब आप देखिए ना, यानी मराठी का जो है ना एक गजल, मुझे यानी कैसे देखो, एक गजल है कि उसको सुरेश भट्ट ने लिखा, लता मंगेशकर ने गाया और उसके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने उसको वो दिया, भावगीत है वो। उसका देखिए, मालवून टाक दीप चेतवूनी अंग अंग राजसा किती दिसात लाभला निवांत संग। मैंने संस्कृत यानी जो बंबई विश्वविद्यालय का इदम वंदनम यानी शारदाया, तो वो उसकी तर्ज मुझे अच्छी लगी संस्कृत गीत की, तो मैंने उसके ऊपर हमद लिखा हूँ। कहने का मतलब जो है ना, दूसरी संस्कृति में बहुत कुछ हमारे लिए लेने जैसा है, वो लेकर हम अपनी संस्कृति को समृद्ध कर सकते हैं, वरना फिर हम मतलब कुपमंडलिक हो करेंगे। भारत में जब अंग्रेजों ने अपना औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर लिया, या यूं कहें कि भारत को अपना गुलाम बना लिया, तभी से उन्होंने भारत में अपनी भाषा व संस्कृति को भारतीयों पर थोपने का प्रयास शुरू कर दिया था। हालांकि प्रारंभ में अंग्रेजों को भारत में शासन करने के लिए ऐसे द्विभाषी बाबू वर्ग की जरूरत थी जो उनको शासन करने में सहायक की भूमिका अदा कर सके, इसलिए उन्होंने कलकत्ता में भारतीय भाषाओं के अध्ययन हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण कराया था। मोहम्मद फैसल साहब ने एक बहुत ही अच्छा मकाला लिखा है जिसमें वो लिखते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है और हम सभी मूलतः बहुभाषी है। यद्यपि परिवार, समुदाय, क्षेत्र, जन व्यवहार व शिक्षा आदि विभिन्न संदर्भों में भारत में भाषा का विश्लेषण एक जटिलता जरूर प्रदर्शित करता है, लेकिन भारत समाज हमेशा ही इसे बड़ी सहजता से ग्रहण करता है और आ रहा है। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि जो खड़ी बोली सम्मिश्रण, जो फौजियों के जो कैंप के अंदर जहां पर अलग अलग अरब, तुर्क, अफगान, इंडियन, ये सब लोग खड़ी बोली इसका सम्मिश्रण करके उर्दू हिंदुस्तान में बनी। लेकिन जब यानी निज़ाम के यानी जो जहाँ निज़ाम की तारीख रही है, ऐसे हैदराबाद शहर में जब 80-90 के अंदर जब उर्दू के अंदर खबरें प्रसारित की गई तो वहाँ पर फसाद किया गया। यानी भाषावाद, प्रांतवाद को बढ़ावा देते हैं ये लोग, मतलब जो जिस एरिया में है। तो ये जो है दृष्टि, और मतलब जो है ना कि यहाँ पर हमको साने गुरुजी का जो अंतर्भारतीय जो कंसेप्ट है, उन्होंने कहा कि सब भाषाओं को सीखो और सिखाओ, उसके ऊपर गौर करना जरूरी है। मैं और छोड़ रहा हूँ, और मोहम्मद फैसल इस नतीजे पर पहुँचते हैं उनके रिसर्च पेपर में कि बहुभाषिकता किसी भी समाज के लिए समस्या नहीं है बल्कि संसाधन, पर्याय है। भाषिक या भी देखिए, ट्रांसलेशन के अंदर भी बहुत सारे सोर्सेस ऑफ इनकम है। उर्दू वाले हिंदी के अंदर बहुत आसानी से आगे जा सकते हो, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो भाषिक या धार्मिक या जातीय और प्रत्येक मनुष्य के महत्व को प्रमाणित करती है। विविधता के द्वारा ही प्रत्येक हिस्से की सहायता से निर्मित एकता ही सही पहचान होती है। वैसे भी वर्तमान युग भूमंडलीकरण का युग है। वर्तमान युग में पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में सामने आ रही है। वैश्वीकरण के भिन्न भिन्न भाषाभाषी लोगों को एक दूसरे की भाषा को जानने समझने के लिए प्रेरित किया है। वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि आज विश्व के अनेक देशों के लोग अपने अपने देशों की मातृभाषा, राजभाषा सीखने के अलावा विभिन्न देशों की भाषाएं जैसे हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, लैटिन, चीनी, कोरियाई आदि भी सीख रहे हैं। अतः कहना अनुचित न होगा कि वैश्वीकरण के युग में बहुभाषिकता एक शौक मात्र नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुकी है, तथा बहुभाषिकता को आज के दौर में एक वरदान ही समझा जाना चाहिए। ये कैसे है कि ये जो है ना, अमेरिका में एक कहावत है कि जिसे जो एक से ज़्यादा भाषा जानता है वो अमेरिकन नहीं है, जो सिर्फ अंग्रेजी जानता है वो भारतीय यानी अमेरिकन है। उसी तरह अपने यहाँ हिंदी को लादा जा रहा है। उस एतबार से बहुत सारे विचारवंतों ने कहा कि हिंदी को थोपा जा रहा है और उसको ज़बरदस्ती, जबकि उस वक्त तो हिंदुस्तानी जो थी और हमारी जो उर्दू थी वो उस वक्त काफ़ी मशहूर थी, लेकिन उनको बालाए ताक रख के इसको मतलब यानी किसी तहत मतलब लादा जा रहा है। ज़बान अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन राजनीति इसको सब खराब करती है। आखिरी में मैं इतना कहूँगा कि अंग्रेज़ों ने कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए भारत में भाषावाद और प्रांतवाद निर्माण करने की कोशिश की है, लेकिन भारत के सभी भाषा प्रेमी एक दूसरे की भाषा का आदर करते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों को चाहिए कि वो अपने शिक्षा एवं सांस्कृतिक धोरण में बहुभाषा विकास तथा प्रचार एवं प्रसार के लिए बढ़ चढ़ कर कोशिश करें। राष्ट्रभाषा के लिए जितना धन खर्च किया जाता है उसकी कुछ मात्रा क्षेत्रीय बहुभाषा, अल्पसंख्यक लोगों की भाषा, इनके विकास के लिए भी खर्च करना चाहिए। यहाँ के सर्वभाषा प्रेमी
साउथ अफ्रीका देखिए एक ऐसा मुल्क है, मैंने जब ये रिसर्च किया इस मामले में, तो साउथ अफ्रीका में कोर्ट का जो बोर्ड है, साइन बोर्ड, वो वहाँ अलग अलग देशों से लोग आकर बसे हैं, तो वहाँ की साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने 11 जबानों को मतलब आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है। तो कोर्ट का बोर्ड वहाँ देखे हैं तो 11 जबानों में कोर्ट का बोर्ड है। हम कहते हैं कि हम हर एक को मतलब आप राजभाषा मत दो, राष्ट्रभाषा एक को रहने दो, लेकिन जिस इलाके में मतलब जो भाषा ज़्यादा बोली जाती है उसको उसकी राज्य भाषा का दर्जा, और उस राज्य में अगर मराठी के अलावा जैसा यहाँ पर उर्दू ज़्यादा बोलने वाले अपने यहाँ काफ़ी अच्छी है, अपनी हिंदी बेल्ट से ज़्यादा। हमारे एक अकबर रहमानी साहब एक बार जब वहाँ गए लखनऊ के अंदर, जो लखनऊ तहजीब कहलाती थी, तो जब लखनऊ तहजीब के उनके एक वो जो उर्दू के ऑथर थे उनके घर पे जब गए तो उनकी बच्ची कहती है कि पिताजी पाठशाला गए हैं। यानी ये उर्दू बोलने वाले लोग मतलब अब हिंदीकरण उसका हो गया। ये सब राजनीति के परिणाम है, समाज नीति के परिणाम है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जितना खर्चा करते हैं वो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ करें, और भारत की सम्मिश्र संस्कृति एवं प्रादेशिक व भौगोलिक विविधताओं के कारण आमतौर पर जो विविध भाषाएं बोली जाती है उन भाषाओं का सम्मान करते हुए प्रत्येक राज्य में राष्ट्रभाषा एवं राज्य भाषा के अलावा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं को द्वयम दर्जे की राज्य भाषा का दर्जा देने के लिए स्थायी आदेश निर्गमित करें। आप लोगों ने मेरा विस्तृत भाषण और संजीदगी से मजबूरी में जो भी आप सुना, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैंने यूँ समझ लिया आपके ऊपर कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती किया हूँ, लेकिन मैं इसलिए कि मैं ये जो अध्यक्ष पद दिया, तो मैं अध्यक्ष पद को सिर्फ इकड़ून तिकड़े गेले वारे करने की बजाय मैंने उसको संजीदगी से लिया, अपने तौर पर रिसर्च करने की कोशिश की और नतीजा आपके सामने पेश किया हूँ। आप लोगों ने सुन लिया, मुंतज़मीन ने मुझे इसकी सआदत दी और उसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। और बोला चला माफ़ कीजिए, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।